सोचिए एक ऐसे साम्राज्य के बारे में जिसने लगभग पूरी दुनिया पर राज किया, जो इतना ताकतवर था कि उसे कोई हरा नहीं सकता था। फिर भी वही साम्राज्य सदियों तक अपने ही अंदरूनी संकटों से जूझता रहा। तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ? आखिर क्या वजह थी कि रोम अपनी सारी ताकत के बावजूद खुद को ही नहीं संभाल पाया? चलिए आज इसी जटिल गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। महान रोमन वक्ता सिसरो ने इस समस्या की जड़ को बहुत पहले ही पहचान लिया था। ये कोई आम हत्या नहीं थी। ये वो पल था जब रोमन गणराज्य की सबसे बड़ी, सबसे गहरी खामी बहुत ही हिंसक तरीके से सबके सामने आ गई। ये वो पल था जब रोम ने पहली बार खुद पर ही हमला करना शुरू कर दिया। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन रोम की अस्थिरता की जड़ें उसकी कमजोरी में नहीं, बल्कि उसकी बेहिसाब सफलता में थीं। ये एक ऐसा विरोधाभास है जिसने उस महान साम्राज्य को सदियों तक परेशान किया। असल में उनकी हर जीत उनके पतन का एक बीज बो रही थी। तो मसला असल में ये था, रोम की जो राजनीतिक व्यवस्था थी, जिसे वो रेस पब्लिका कहते थे, मतलब लोगों की चीज, वो एक छोटे से शहर को चलाने के लिए बनी थी। लेकिन जब उन्होंने अपने सबसे बड़े दुश्मन कारथेज को हरा दिया, तो रोम एक छोटे शहर से एक विशाल साम्राज्य में बदल गया। अब सोचिए, जो नेता सिर्फ 1 साल के लिए चुने जाते थे, वो इतने बड़े इलाके को कैसे संभाल सकते थे? और इन जीतों से जो पैसा और ताकतवर जनरल पैदा हुए, वो इस पुराने छोटे सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा हो गए थे। और यहीं से चीजें बहुत बुरी तरह बिगड़ने लगीं। तिबेरियस ग्रेकस एक ट्रिब्यून थे जिन्हें कानून के हिसाब से कोई छू भी नहीं सकता था। उन्हें सिर्फ इसलिए बेरहमी से मार दिया गया क्योंकि उन्होंने अमीरों से जमीन लेकर गरीबों में बांटने की बात कही थी। यह पहली बार था जब रोम में राजनीतिक बहस की जगह राजनीतिक हिंसा ने ले ली, और इसने एक बहुत ही खतरनाक दरवाजा खोल दिया। अब जब एक बार राजनीतिक हत्या एक रास्ते के तौर पर खुल गई, तो फिर महत्वाकांक्षी जनरलों ने सारे नियम ताक पर रख दिए। अब वफादारी रोम के लिए नहीं थी, बल्कि अपनी निजी ताकत और उस जनरल के लिए थी जो सैनिकों को जमीन और पैसा दे सकता था। और देखिए कि कैसे सिर्फ 100 साल से भी कम समय में गणतंत्र के सारे आदर्श टूटकर बिखर गए। ये एक धीमी गिरावट थी। ग्रेकस की हत्या ने हिंसा को आम बना दिया। फिर मारियस ने एक ऐसी सेना बना दी जिसकी वफादारी पैसे से खरीदी जा सकती थी। इसी का फायदा उठाकर सुल्ला ने वो कर दिया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने अपनी ही रोमन सेना को रोम के खिलाफ उतार दिया, और आखिर में सीजर ने तो सब कुछ दांव पर लगाकर गृहयुद्ध की वो आग भड़काई जिसने गणतंत्र को जलाकर राख कर दिया। तो इस पूरी अफरा तफरी का पहला बड़ा इलाज क्या निकला? एक आदमी का राज। सालों के गृह युद्ध को खत्म करने के बाद ऑक्टेवियन, जो बाद में ऑगस्टस कहलाया, ने सारी ताकत अपने हाथों में ले ली। लेकिन चालाकी देखिए, उसने खुद को राजा या तानाशाह नहीं कहा। उसने कहा कि वो तो बस गणतंत्र को वापस ला रहा है। ये एक ऐसी राजशाही थी जिसे गणतंत्र के पर्दे के पीछे छुपाया गया था। इस सिस्टम को प्रिंसिपेट कहा गया। पर यहीं एक नई और शायद पहले से भी बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। देखिए, गणतंत्र में चुनाव होते थे, नेता आते जाते रहते थे, लेकिन अब जब एक सम्राट मर जाता तो अगला कौन बनता? उत्तराधिकार का कोई साफ और पक्का नियम था ही नहीं, और इस एक कमी ने सत्ता के लिए एक बहुत ही खतरनाक खेल शुरू कर दिया। तो ये फैसला कौन करता था कि अगला सम्राट कौन होगा? इसका जवाब बड़ा सीधा और डरावना था। सम्राट के अपने ही बॉडीगार्ड, प्रेटोरियन गार्ड, वही सिंहासन के सबसे करीब थे, और उनके पास तलवारें थीं। उनका काम करने का तरीका कह सकते हैं बहुत ही सिंपल और बेरहम था। अगर उन्हें लगता कि सम्राट कमजोर पड़ रहा है या उन्हें ठीक से पैसे नहीं दे रहा, तो वो बस उसकी हत्या कर देते। फिर वे अपनी पसंद के किसी आदमी को नया सम्राट बना देते और बदले में उससे एक मोटी रिश्वत वसूलते। वो रक्षक से किंग मेकर बन चुके थे। और ये सिर्फ कोई थियरी नहीं थी, उन्होंने अपनी इस ताकत का इस्तेमाल बार बार किया। जैसे 41 ईस्वी में उन्होंने पागल सम्राट कैलिगुला को मार डाला और उसके डरपोक चाचा क्लॉडियस को सिंहासन पर बिठा दिया। और 69 ईस्वी के उस कुख्यात 4 सम्राटों के साल में तो उन्होंने हद ही कर दी। एक के बाद एक सम्राटों को बनाया और मिटाया, जिससे पूरे साम्राज्य में खलबली मच गई। तो उत्तराधिकार की इस एक अनसुलझी पहेली का नतीजा ये हुआ कि साम्राज्य लगभग पूरी तरह से बिखरने की कगार पर पहुंच गया। एक ऐसा दौर आया जब ऐसा लगा कि रोम अपने ही बोझ तले दबकर खत्म हो जाएगा। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। सिर्फ 50 साल के अंदर 26 से भी ज्यादा ऑफिशियल सम्राट बने। कईयों का राज तो कुछ महीने भी नहीं चला और फिर उनकी हत्या कर दी गई।
ये सिर्फ राजनीतिक अस्थिरता नहीं थी, ये एक अंतहीन खूनी खेल बन चुका था जिसमें कोई भी सुरक्षित नहीं था। और जाहिर है जब रोम अंदर ही अंदर लड़ रहा था तो उसकी सीमाएं कमजोर पड़ गईं। बाहर के दुश्मनों ने हमले शुरू कर दिए, व्यापार रुक गया, पैसे की कीमत गिर गई और साम्राज्य टूटने की कगार पर आ खड़ा हुआ। अब साम्राज्य को इस तबाही से बचाने के लिए किसी को कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत ही क्रांतिकारी करना जरूरी था। रोमन राज को जड़ से बदलने की जरूरत थी, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाता। और ये क्रांतिकारी आइडिया आया सम्राट डायोक्लेशियन की तरफ से। उसने एक सिस्टम बनाया जिसे कहते हैं टेट्रार्की। इसका सीधा सा मतलब है 4 लोगों का राज। ये उत्तराधिकार की समस्या का एक बहुत ही होशियार समाधान था। देखिए ये सिस्टम कैसे काम करता था। 2 सीनियर सम्राट होते थे जिन्हें ऑगस्टी कहते थे, और उनकी मदद के लिए 2 जूनियर सम्राट जिन्हें सीजरस कहते थे। नियम यह था कि जब कोई सीनियर सम्राट रिटायर होता या मर जाता तो उसकी जगह उसका जूनियर सम्राट ले लेता और फिर एक नया जूनियर सम्राट चुन लिया जाता। इससे व्यक्तिगत लालच और लड़ाई झगड़े का सवाल ही खत्म हो गया। उत्तराधिकार अब एक ऑटोमेटिक प्रोसेस बन गया था। और सच में इसने काम किया। डायोक्लेशियन के सुधारों ने साम्राज्य को स्थिर तो कर दिया, लेकिन इसकी एक कीमत चुकानी पड़ी। अब सम्राट ऑगस्टस की तरह बराबर वालों में पहला नहीं था, बल्कि एक भगवान जैसा शासक था जिसकी पूजा की जाती थी। लोगों की आजादी खत्म हो गई थी, लेकिन बदले में स्थिरता वापस आ गई थी। लेकिन आखिर में यह सिस्टम भी फेल हो गया और गृह युद्ध का एक और दौर शुरू हो गया। इस बार का विजेता था कॉन्स्टेंटीन। उसने 4 सम्राट वाले सिस्टम को तो खत्म कर दिया, लेकिन डायोक्लेशियन की तानाशाही को बनाए रखा। और उसने साम्राज्य को एक साथ जोड़ने के लिए एक नया गोंद पेश किया, एक ऑफिशियल राज्य धर्म, ईसाई धर्म। तो कॉन्स्टेंटाइन की जीत के साथ ही रोम के 400 साल लंबे संकट और सुधारों का अंत हुआ। लेकिन जो नया रोमन साम्राज्य अब सामने था वो उस पुराने गणतंत्र से बिल्कुल अलग था जिसने ये सब शुरू किया था। ये अब एक सेंट्रलाइज्ड, तानाशाही और ईसाई राज्य था। रोम की असली समस्या कभी हल नहीं हुई, उसने बस अपना रूप बदल लिया था। तो आखिर में ये सवाल बचता है, क्या रोम का सच में पतन हुआ था जैसा हम सुनते हैं, या फिर ये सिर्फ एक बहुत लंबा, बहुत दर्दनाक बदलाव था? क्या रोम का असली दुश्मन कोई बाहरी ताकत नहीं बल्कि उसके अंदर ही था, एक ऐसा राजनीतिक सिस्टम जो अपनी ही बनाई हुई ताकत को कभी संभाल ही नहीं पाया?